हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में मैं विभिन्न विषयों पर आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। बीच में मैंने कुछ समय तक वीडियो बनाना बंद कर दिया, लेकिन आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिला है, इतने कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि मैडम हमें इन विषयों पर आप प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, हमें आपके वीडियो अच्छे लगते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे चाहने वाले, मैं आज फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और ये वीडियो भारतीय राजनीतिक प्राचीन विचारक जो हैं उनकी ही श्रृंखला में है। क्योंकि मैंने तो भारतीय राज्य व्यवस्था, अमेरिका का संविधान, स्विट्ज़रलैंड का संविधान, ब्रिटेन के संविधान, कई विषय पर वीडियो बनाए हैं और ये जो मुख्य रूप से ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष में चलता है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, उन्हीं में से एक विचारक हैं शुक्र। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने मनु और कौटिल्य पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, उसके काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो निश्चित रूप से देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप निश्चित ही देखना, क्योंकि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में और आपके यदि इस तरह के पेपर्स होते हैं कोई पॉलिटिकल साइंस के, जो जहाँ पर आप मेन विषय पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, तो उन जगहों पर, उन पेपर्स में ये मेरे वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं देरी ना करते हुए आपको आज का जो वीडियो का जो प्रथम वीडियो है, मेरे जो आज का टॉपिक है शुक्राचार्य। इनको शुक्र भी बोलते हैं और इनको शुक्राचार्य भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक परंपरा है उपदेश देने वालों की शुक्र, और इसलिए ये आचार्यों की एक श्रेणी के रूप में इनको शुक्राचार्य बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो के मेरे इनके जो विचार हैं उनके 8 भाग हैं। आज मैं आपको पहला भाग बता रही हूँ और इन 8 भागों के बाद में मैं आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन आंसर आपके काम आने वाले हैं, और क्वेश्चन आंसर भी ऐसे जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रारंभ करती हूँ शुक्राचार्य का जो ग्रंथ है, जिसको बोलते हैं शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार, इनसे पहले भी कई सारी नीतियाँ या नीति शास्त्र बने हैं, जैसे कामंदकीय नीति शास्त्र है, या अन्य हम कहें याज्ञवल्क्य नीति है, मनुस्मृति है। तो इस तरह के राजनीति के बहुत सारे ग्रंथ हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो शुक्र नीति सार भी नीति शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, नीति शास्त्र यानी राजनीति शास्त्र का। और शुक्र तो एक अभिमान पूर्वक यहाँ तक कहते हैं कि राजाओं के लिए यदि उन्हें राज्य का संचालन करना है तो शुक्र नीति सार उनमें सर्वश्रेष्ठ है। यदि किसी ने शुक्र नीति सार के अनुसार नीति शास्त्र का संचालन, राज्य का संचालन नहीं किया है, तो बाकी सभी अनीति है। हालांकि ये कुछ अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, लेकिन शुक्र अपने बारे में ऐसा कहता है। तो प्राचीन भारत के जो राजनीतिक चिंतन में जिन व्यक्तियों को बहुत महत्वपूर्ण और ये कहें कि सम्मानप्रद स्थान प्राप्त है, उनमें शुक्राचार्य एक है। यदि हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र जो एक परंपरा है आचार्यों की, महाभारत काल में भी इनका उल्लेख है, और एक दंडी का एक ग्रंथ है दश कुमार चरित्र। तो उन जो दश कुमार चरित्र में जो शास्त्रकार दिए हुए हैं, उनमें शुक्राचार्य को उन्होंने सबसे पहला स्थान दिया है, और ये बताया है कि नीति शास्त्र में जो शुक्राचार्य का ग्रंथ है शुक्र नीति सार, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो स्टूडेंट्स, मैं जो है ये आपको स्टार्ट करती हूँ अन्य चीज़ें इसकी। जहाँ तक इसके रचना काल का सवाल है, तो इसका रचना काल यदि हम कहें तो कोई ऐसा निश्चित नहीं है इसका रचना काल। इसके रचना काल का निर्धारण बड़ा कठिन है, और अपनी विषय वस्तु और शैली के आधार पर यदि हम कहें तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद की रचना प्रतीत होती है। और कहीं कहीं पर लेकिन ये ऐसा कहते हैं कि इसमें ब्रह्मा की वाणी है, ब्रह्मा ने अपने आशीर्वाद देकर के इस ग्रंथ में अपनी वाणी दी है या अपने विचार दिए हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, क्योंकि जब हम इनके विचारों को पढ़ेंगे तो हमें प्रतीत होगा कि
कौटिल्य और मनुस्मृति ये पहली रचना है, और जो शुक्र की रचना है शुक्र नीति सार वो बाद की रचना है। लेकिन फिर भी राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में एक बहुत ही प्रामाणिक जो ग्रंथ है वो शुक्र का ग्रंथ माना जाता है। तो जो इसका रचना काल है वो कुछ व्यक्ति इसको 8वीं शताब्दी का बताते हैं, और कुछ जो है इसको आगे का बताते हैं, 14वीं शताब्दी का बताते हैं इस ग्रंथ को। लेकिन इसकी जो वास्तव में इसकी रचना है वो 11वीं से 12वीं जो शताब्दी है उसके बीच की ये रचना इसकी मानी जाती है। और इस तरह से ये जो रचना हुई ईसा पूर्व की तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ये वैदिक कालीन रचना है। ठीक है, तो इसकी जो रचना है वो मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं शताब्दियों की जो रचना है लगभग उस बीच में ये ग्रंथ लिखा गया है। हो सकता है इसका कुछ जो भाग है वो आगे इसमें लिखा गया हो। जो बेनी प्रसाद हैं वो भी कहते हैं कि जो शुक्र नीति सार है वो नीति शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब इतना प्राचीन ग्रंथ है तो इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं राजनीति के जो आज भी प्रासंगिक हैं और उपयोगी हैं। स्टूडेंट्स इसीलिए तो ये आपके कोर्स में आज तक भी रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स हैं, विचारक हैं जिनको कि कोर्स में से हटा दिया गया है। लेकिन शुक्र लगभग सभी जगह पर, सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज़, उनमें ये पढ़ाया जाता है। तो आज भी इसके जो विचार हैं वो प्रासंगिक हैं, उपयोगी हैं, और बहुत ही जो चिंतन की गौरवशाली परंपरा है राजनीति शास्त्र की, उस चिंतन की परंपरा में भी इनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्राप्त है, या हम जो पाश्चात्य विचारक पढ़ते हैं उनमें एक विचारक है मैकियावेली। तो मैकियावेली जो है उनका भी एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है द प्रिंस। तो उनमें कौटिल्य में भी और मैकियावेली दोनों में ही राजा को मुख्य माना गया है, और राजा को शासन का मुख्य आधार और राजा किस प्रकार से शासन करे ये बात उसमें बताई गई है। तो राजनीति का इसमें सैद्धांतिक तो है ही है। मैं आपको बहुत सारा परिचय विभिन्न भागों में इसका देने वाली हूँ स्टूडेंट्स, तो आप एक तो वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना। दूसरा, इसके किसी भी भाग को मिस मत करना, क्योंकि प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है, प्रत्येक में से क्वेश्चन आते हैं, और मल्टीपल और वन वर्ड आंसर क्वेश्चन तो हर एक में से ही आते हैं। ठीक है, तो जो इसका सैद्धांतिक पार्ट है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी इसमें ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से बताई गई है कि राजा को शासन किस प्रकार से करना चाहिए, और राजा को इस प्रकार से शासन करना चाहिए कि राजा को विजय प्राप्त हो। ये नहीं है कि राजा बस शासन करे। राजा देखिए, वो राजा सर्वश्रेष्ठ माना गया है जो कि वास्तव में ही ऐसा राज करता है कि उसका साम्राज्य का चारों तरफ उसकी वाहवाही हो, और वो ज़्यादा मतलब अपने साम्राज्य को जितना हो सके वो उसका विस्तार कर सके, चक्रवर्ती राजा बन सके। तो इस तरह से इसका होना चाहिए। अब हम इसकी आते हैं विषय वस्तु पर। तो इसकी विषय वस्तु जो है उसमें देखिए 2200 श्लोक हैं, और ये जो 2200 श्लोक हैं ये 4 अध्यायों में इसके विभाजित हैं। और जो भी इसका अध्ययन करता है, ये शुक्र नीति में लिखा है कि जो भी इस नीति सार का अध्ययन करता है वो रात दिन जो इसका चिंतन करता है वो राजा राज्यभार उठा सकता है। तो शुक्र नीति के जो मैं 4 आपको बता रही हूँ अध्याय, जैसे मैंने आपको मनुस्मृति में बताया कि मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, अर्थशास्त्र में आपको बताया अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, 15 अध्याय हैं। तो मनुस्मृति इसमें जो शुक्र नीति सार है, शुक्र नीति सार जो ग्रंथ है इसमें 4 अध्याय हैं। और एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नाम लिया था कामंडकीय नीति सार, उससे थोड़ी सी सामग्री इसकी भिन्न है, ज़्यादा भिन्न नहीं है लेकिन थोड़ी सी भिन्न है इससे। और इसके 4 अध्यायों में प्रथम और द्वितीय अध्याय जो है वो तो राजा, उसके महत्व, उसके कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था, मंत्री और युवराज, इन विषयों का इसमें विवेचन है, जो कि हम बारी बारी से एक एक विषय इसका लेकर आएंगे। जैसे अभी जो आपको प्रथम भाग में पढ़ा रही हूँ ये केवल परिचयात्मक
आगे धीरे धीरे करके हम राजा, सप्तांग सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इसके जो युवराज संबंधी विचार हैं, या मैं कहूँ कि इसकी उत्तराधिकार संबंधी जो विचार हैं शुक्र के, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो तीसरा अध्याय है वो साधारण जो नीति शास्त्र है उसके बारे में है, साधारण विषयों के बारे में, राजा और अन्य विषयों के बारे में है। और जो चौथा अध्याय है वो इसका सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा लंबा है, सबसे ज़्यादा विषय उसमें है। तो स्टूडेंट्स, उसमें कौन कौन से विषय हैं, इसको विविध विषय प्रकरण उसका नाम दिया गया है चौथे अध्याय का। और उसमें मित्र, उदासीन, शत्रु, जो आप सप्तांग सिद्धांत पढ़ोगे ना, उन सप्तांग सिद्धांतों का इसमें विशेष रूप से स्थान दिया गया है। आय के स्रोत कौन कौन से हैं, राजा के कार्यक्षेत्र क्या है, इसके जो विभिन्न कार्यक्षेत्र राजा को मतलब क्या क्या काम करना चाहिए, विज्ञान के बारे में है, कलाओं के बारे में, मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा को वृक्ष लगाने चाहिए, राजा को न्याय व्यवस्था सही रखनी चाहिए, क्योंकि जो राज्य का गठन किया गया है मेन रूप से वो न्याय व्यवस्था के लिए, दंड व्यवस्था के लिए करा गया है, ठीक है। और सेना संबंधी विषय हैं। और इस प्रकार जो शुक्र नीति है वो शासन कला का उसमें बहुत ज़्यादा विवरण जो है उसमें दिया गया है। और सदाचरण है, नैतिकता है, इन सब का इसमें जो है पूरे नीति शास्त्र जो शुक्र नीति सार है उसमें पूरा विवरण ये भरा पड़ा है। स्टूडेंट्स, अब इसके जो संस्करण है शुक्र नीति के, देखिए जो मुख्य संस्करण है उसमें तो 4 ही अध्याय हैं, और एक अध्याय और है इसका जो पंचम अध्याय, जिसको हम खिल नीति या अवशिष्ट नीति के रूप में जानते हैं, लेकिन वो इसका मूल भाग नहीं है। इसका जो मूल भाग है उसमें ये 4 ही हैं जो मैंने आपको 4 बता दिए, और 5वें के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब आती है शुक्र नीति में दंड नीति की श्रेष्ठता। देखिए आपको इससे पहले मैंने कौटिल्य भी पढ़ाया हुआ है, और कौटिल्य ने राजनीतिक जो मतलब ये जो पूरा ज्ञान है, पूरे संसार का ज्ञान है, जो ज्ञान की विधाएं हैं वो 4 भागों में उसको बांटा है, कौटिल्य ने भी और कामंतक ने भी, ठीक है। तो ये जो 4 विधाएं हैं उसमें है आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। तो ये जो त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता, ये 3 जो हैं इनमें एक एक ज्ञान से संबंधित है। जैसे एक धार्मिक ज्ञान से संबंधित है तो एक तर्क विवेक से संबंधित है, एक ये है कि व्यक्ति को भौतिक जो सारी सुविधाएं हैं, संसाधन है या आजीविका है वो कैसे प्राप्त करनी है। तो ये जो तीनों हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, ये हमारे जीवन के एक एक भाग से संबंधित है। लेकिन जब हम दंड नीति की बात करते हैं तो दंड नीति जो है वो अपने आप में विशद है, और अपने आप में राजनीति ही दंड नीति है। और जो दंड नीति और नीति शास्त्र है वो संपूर्ण मानव व्यवहार से संबंधित है, और पूरे मानव व्यवहार का अध्ययन नीति शास्त्र करता है। और वही राजा सफल होता है जो कि इन 4 ही शास्त्रों का अध्ययन करता है, यानी त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। लेकिन दंड नीति का इस्तेमाल राजा करता है। दंड नीति यानी लोगों को दंड के द्वारा कैसे सही रास्ते पर लाया जाए, वो दंड नीति है। तो दंड नीति जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूरे मानव व्यवहार से संबंधित है, और प्रत्येक राजा को इस दंड नीति का अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। और जो राजा दंड नीति का पालन नहीं करता, यानी प्रजा पालन नहीं करता है, दुष्टों को दंड नहीं देता है, या फिर ये कहें कि हम सही प्रकार से राज्य का संचालन नहीं करता है, वो दुख भोगता है। दुख किस रूप में भोगता है कि प्रजा उसके विपरीत हो जाती है, उसके मंत्री उसके विपरीत हो जाते हैं, पूरा माहौल विपरीत हो जाता है, उसका मनोबल गिर जाता है, उसका राज्य क्षीण हो जाता है। तो राजा को नीति का त्याग करके नहीं, अपितु राजा को अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो जो एक श्यामलाल पांडे हैं, जो राजनीतिक विचारक हैं, अल्तेकर हैं, राजनीति विचारक हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो प्राचीन काल में भारत की जो दंड प्रधान जो विचारधारा है कि निश्चित रूप से जो अपराधी व्यक्ति है, जो दोषी व्यक्ति है, उसको दंड देना चाहिए, उसमें शुक्र नीति सार यानी शुक्र का जो ये ग्रंथ है वो बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण है। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सबको प्राप्त कराने वाला, इनको सुनिश्चित कराने वाला नीति शास्त्र है, यानी दंड नीति है। और शुक्र नीति में सभी प्रकार के जो पक्ष हैं, यानी दार्शनिक पक्ष है, भौतिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, संरचनात्मक पक्ष है, इन सारे पक्षों को बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर विषय का आपको परिचय दूंगी। इसमें आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि चूंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है और इस समय तो परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो मैं आपको लगातार इनकी वीडियो अब लेकर आऊँगी, क्योंकि आपके प्यार ने मुझे इसके लिए मजबूर कर दिया है। तो मैं धीरे धीरे ये सारे वीडियोस, इसके सारे भाग, इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आऊँगी। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि विभिन्न विषयों पर इस पर दृष्टिपात किया गया है और एक विस्तार से इस पर विचार विमर्श किया गया है। इसकी जो राज सत्ता पर नियंत्रण है, सैद्धांतिक पक्ष के साथ दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राज्य का प्रशासन, राज्य की सुरक्षा, अंतर्राज्यीय संबंध यानी परराष्ट्र संबंध, जो षाटगुण्य नीति है, उपाय नीति है, इन सब का जो अध्ययन है वो इसमें बहुत ही विशद रूप में किया गया है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज भाग 1 है और मैं निश्चित रूप से ही बहुत जल्दी ही इसका भाग 2 भी आपको अपलोड करूंगी। और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जहाँ तक हो सकता है उनका उत्तर देने की प्रयास भी करती हूँ। और आप जो भी मेरे से वीडियो, जिन विषयों पर भी राजनीति विज्ञान में चाहें, उन विषयों पर मैं वीडियो भी आपको निश्चित रूप से बना करके अपलोड करूँगी। और आप जो भी मेरी वीडियो में कमी लगे वो भी आप निश्चित रूप से बताइएगा। धन्यवाद।